नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और राज्य भर में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा। एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 8वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान को भी बंद कर दिया गया। सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी और ये नई गाइडलाइंस गुरुवार 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी। राज्य में अभी अनलॉक 11 के तहत जारी की गई गाइडलाइंस 5 जनवरी तक लागू होंगी। सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही सभी दुकानें और प्रतिष्ठान 8 बजे रात तक खुले रहेंगे। प्री स्कूल से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। 9वीं और उच्चतर कक्षाओं वाले विद्यालय और कोचिंग संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन शिक्षण की बात करें तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही उसे आयोजित किया जा सकेगा। इनमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी और विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध जैसे कार्यक्रमों के लिए भी 50 व्यक्तियों की ही सीमा तय की गई है। ऐसे में रेस्टोरेंट और होटल आगंतुकों के बैठने के लिए कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ चलाया जा सकेगा। संबंधित प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी कर्मी कोविड-19 का टीका ले चुके हों। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवर क्राउडिंग नहीं हो। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो वहीं निजी वाहनों में और सार्वजनिक स्थानों पर और मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद और शैक्षणिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन 50% क्षमता और अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा के साथ और कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। और बिहार के सुपौल में सरकारी नौकरी में घूस देने के लिए गर्भवती पत्नी और 3 साल के बेटे को जिंदा जला दिया गया। पति ने रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी पाने के लिए 1 लाख रुपए में किसी से बात कर रखी थी। इसी को लेकर वो पत्नी और ससुराल वालों से कई महीने से दहेज मांग रहा था। मंगलवार को इसी बात को लेकर पत्नी से उसका विवाद हुआ और इसके बाद पति ने गर्भवती पत्नी और 3 साल के बेटे की आंखों में पहले पट्टी बांधी और फिर पलंग से बांधकर केरोसिन छिड़ककर फूंक दिया। इस घटना के बाद पति और उसकी बहन फरार है। घटना के बाद इलाके में भी हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों की भीड़ इलाके में इकट्ठी हो गई है और बता दें आपको कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने बताया है कि महिला और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया गया। घटना के बाद घर वाले फरार हैं। उनकी तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। बॉडी फिलहाल पूरी तरीके से जल चुकी है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृत महिला की पहचान रंजना देवी और पुत्र प्रभव आशीष के रूप में हुई है। मृत महिला के परिजनों के अनुसार पति आशीष ने रेलवे ग्रुप डी में अपनी नौकरी के लिए एक सेटिंग की थी। इसको लेकर ही पिछले कई महीनों से वो अपनी पत्नी और ससुराल वालों से 1 लाख रुपए मांग रहा था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे इसी बात को दोनों में विवाद हुआ। पत्नी ने पैसे देने से मना किया तो आशीष ने मारपीट की। इसके बाद पत्नी और बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें जला दिया गया। आरोप यह भी है कि आशीष अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर पत्नी और पुत्र को पलंग से बांधकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस दौरान उसने केरोसिन का तेल छिड़ककर उन्हें जिंदा जलाया। आग लगने के बाद महिला चीखने चिल्लाने लगी। कमरे में धुआं निकलता देखकर महिला की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला और उसके पुत्र दोनों ने दम तोड़ दिया। दोनों की शव जो हैं बुरी तरह जल चुके थे। पड़ोसियों ने फौरन पुलिस और मायके वालों को सूचना दी। सूचना मिलते ही मायके वाले पहुंच गए। उनका रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों का यह कहना है कि यह क्रूरता की हद है। आशीष ने 3 लोगों की हत्या की है। पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ साथ अपने बेटे की भी निर्मम हत्या कर दी।
पुलिस इस मामले को लेकर फिलहाल गंभीर है और आशीष और उसकी बहन को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक से हथियार के दम पर करीब 6,24,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरा मामला सरैया थाना क्षेत्र के बसैठा चौक की पीएनबी ब्रांच का है। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे बाइक से भागने में फरार हुए, लेकिन तब तक लूट की भनक बैंक के बाहर मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों को लग गई थी। तो इसी दौरान लुटेरों ने निकलते ही भीड़ ने लुटेरों पर रोड़ा और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान लुटेरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया और करीब 10 राउंड फायरिंग भी की गई। इस कारण लोग पीछे हट गए, जिसके बाद 2 बाइक पर सवार होकर 6 लुटेरे वहां से भाग निकले। इसी दौरान बैंक के एक कर्मचारी ने कॉल करके दामोदर छपरा में सीएसपी संचालक मुकेश कुमार को सूचना दी। साथ ही आसपास के लोगों को एकजुट होकर सड़क पर खड़े हो गए और रास्ते में 2 बाइक सवार लुटेरे आते दिखे। लोग लाठी डंडे लेकर लड़े, लेकिन ये देखते ही लुटेरों ने पिस्टल निकाल ली और दहशत के कारण लोगों को पीछा हटना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश कुमार ने दिलेरी का परिचय देते हुए एक दुकान पर रखा बेंच उठाया और जोर से लुटेरों की तरफ फेंका। इससे बाइक सवार तीनों लुटेरे वहां पर गिर गए। फिर ग्रामीणों ने धावा बोल दिया और 3 लुटेरों को दबोचकर जमकर धुनाई की गई। बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ के चुंगल से तीनों को छुड़ाकर हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में तीनों का इलाज चल रहा है। देर रात बैंक मैनेजर प्रशांत कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाया। इसमें लूट की राशि 6,24,325 बताई गई। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनके मामा साधु यादव ने मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है, जिस घर में कोई मुख्यमंत्री रहा हो उनका कोई भी बच्चा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। साधु ने उदाहरण भी दिया कि श्री कृष्ण बाबू से लेकर दारोगा बाबू, बीपी मंडल, जगन्नाथ मिश्रा, भागवत झा, आजाद, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, भोला पासवान शास्त्री, चंद्रशेखर बाबू, ऐसे कई नाम हैं जो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कोई भी बच्चा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। हाल ही में तेजस्वी और रेचल की शादी के बाद अब तेजस्वी यादव के मामा और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सगे भाई साधु यादव का गुस्सा क्रिश्चियन लड़की से शादी को लेकर भड़का है। इन दोनों को वह गुस्सा शांत दिखने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर से लालू परिवार पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साधु यादव ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। उन्होंने बताया कि उन्हीं की बदौलत राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनावी नतीजों के बाद लालू प्रसाद सहित उनकी पूरी पार्टी आरजेडी का कहना रहा है कि तेजस्वी को जनता ने मान लिया है और जनता उन्हें मुख्यमंत्री मान चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर गड़बड़ी कराकर उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। साधु यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें। तेजस्वी यादव की खरमास के बाद होने वाली बेरोजगारी यात्रा पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि क्या बेरोजगारी यात्रा में तेजस्वी रोजगार बांटेंगे? रोजगार देना सरकार का काम है, इसलिए बेरोजगारी यात्रा से बिहार के युवाओं का कुछ भी भला नहीं होने वाला। साधु यादव के बयान पर अब आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने पलटवार किया है और कहा कि साधु यादव ज्योतिष हैं क्या? उनकी पहचान लालू जी के नाम से है, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पहले वो अपनी स्थिति का आकलन कर लें, उसके बाद दूसरों पर टीका टिप्पणी करें। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तो बिहार में कभी किसी की पत्नी भी सीएम नहीं बनी, लेकिन राबड़ी देवी बनी, उसी तरह तेजस्वी भी जरूर सीएम बनेंगे। और मधेपुरा जिले में करीब 84 साल के बुजुर्ग नाम के ब्रह्मदेव मंडल को कोरोना टीका लगने की सनक है। मंडल का दावा है कि वो अब तक 12 बार वैक्सीन लगा चुके हैं। उसका ये भी कहना है कि इससे काफी फायदा हुआ है, कई तरह का दर्द भी खत्म हो गया है। तो वहीं ये मामला सामने आते ही सिविल सर्जन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच होगी। बुजुर्ग क्यों बार बार वैक्सीन ले रहा है, ये जांच का विषय है। ब्रह्मदेव मंडल ने 12वां डोज मंगलवार को चौसा पीएचसी में लिया है। इसकी माने तो करीब 13 फरवरी 2021 से अब तक उसने वैक्सीन की 12 डोज ले ली हैं। 13 फरवरी को उसने पहला डोज पुरैनी पीएचसी में लगवाया था। दूसरा डोज भी 13 मार्च को पुरैनी पीएचसी में ही लगवाया। तीसरा 19 मई को
औरैया उप स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया था। चौथा 16 जून को लगवाया, जो कि भूपेंद्र भगत के कोटा पर लगे कैंप में लगवाया गया। 5वां डोज 24 जुलाई को पुरैनी बड़ी हार्ट स्कूल पर लगाया गया, जहां पर कैंप लगा हुआ था। उसके बाद छठा डोज उन्होंने 31 अगस्त को नाथ बाबा स्थान कैंप में लगवाया। 7वां 11 सितंबर को बड़ी हार्ट स्कूल पर लगवाया। 8वां वैक्सीनेशन 22 सितंबर को बड़ी हार्ट स्कूल पर लिया गया। इसके बाद 9वां डोज 24 सितंबर को स्वास्थ्य उपकेंद्र कलासन जाकर लगाया गया। 10वां वैक्सीनेशन खगड़िया जिले के परबत्ता में लगाया गया। तो वहीं 11वां वैक्सीनेशन ब्रह्मदेव मंडल ने भागलपुर में कहलगांव में वहां से लगवाया है। साथ ही उन्होंने यहां पर उनका दूसरा मोबाइल नंबर दिया। नाम नहीं छिपाने की शर्त पर स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मियों ने बताया कि ऑफलाइन कैंपों में लोग ऐसी गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कैंप में उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिया जाता है, बाद में कंप्यूटर में फीड करते हैं और मैच नहीं होने पर रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। यही वजह है कि कभी कभी फीड डाटा और वैक्सीन सेंटर पर रजिस्टर के डाटा के अंतर सामने आते हैं। मोबाइल नंबर बदल देने से एक व्यक्ति कई बार वैक्सीन लगवा सकता है, और इस घटना को लेकर CS डॉक्टर अमरेंद्र प्रताप शाही ने अनोखा बताया है और मामले की जांच करने की बात कही गई। पड़ताल की गई तो पता चला कि ब्रह्मदेव मंडल का प्रमाण पत्र 24/7/2021 को जनरेट हुआ है, जिसमें पहले डेट की जो तारीख थी वो आपको बता दें कि 13/4/2021 लिखी हुई थी, जबकि उसकी सूची में 13/4 डेट है। लेकिन ब्रह्मदेव मंडल ने याद रखने के लिए अपने प्रत्येक डोज की तिथि, स्थान और समय नोट कर रखा था। और कोरोना प्रोटोकॉल में लापरवाही ने बिहार में 7 महीने में पहले बारी हालत कर दी है। 4 जनवरी को 893 नए मामले सामने आए, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू लगाकर पाबंदियां बढ़ा दी गई। हालात जून की तरह ही हो गए। सरकार कोरोना की रफ्तार को पहले भांप लेती और शुरुआती दौर में ही सख्ती बढ़ा देती तो काम आसान हो जाता। लेकिन IMA के कार्यक्रम से लेकर अन्य आयोजनों को लेकर कोरोना की रफ्तार अब बढ़ चुकी है। अब इस रफ्तार को रोक पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2222 हो गई है। इसके अलावा अभी ऐसे भी संक्रमित हैं जो फिर डिटेक्ट नहीं हो पाए हैं। इनमें विदेश से आने वाले लोग भी शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक से पहले ही डिप्टी CM रेणु देवी समेत 4 मंत्री की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। इधर आपको बता दें कि आरा के नवोदय विद्यालय में 17 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में 7 महीने पहले भी सिनेमा हॉल, पार्क, जू सब पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उस दौरान संक्रमण की रफ्तार तेज हुई थी। जून के महीने में भी 7 को एक दिन में 762 नए मामले सामने आए थे। कोरोना को लेकर हाहाकार मचा था। इस बार 4 जनवरी को ही 893 संक्रमित एक दिन में सामने आए हैं। तब भी पाबंदियां जितनी थी, आज भी वही पाबंदी लागू हो गई है। 4 जनवरी को राज्य में कोरोना के कुल मामले 7,28,766 हो गए हैं। इनमें से कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 7,14,747 है, जबकि अब तक 12,096 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 2,222 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में करीब 56 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। स्वास्थ्य विभाग का यह भी दावा है कि 24 घंटे में 57 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद भी एक्टिव मरीजों की संख्या में कोई खास बदलाव या कमी नहीं देखी गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,222 पहुंची है और अब तक कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 7,14,757 पहुंच गया है। लेकिन आपको बता दें कि रिकवरी दर 98.03% हो गई है। संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के कारण ही लगातार राज्य में रिकवरी रेट गिर रहा है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम इस साल अप्रैल तक चालू हो जाएगा। ये सिस्टम महिलाओं, लड़कियों के साथ साथ किसी भी प्रकार के इमरजेंसी में फंसे व्यक्ति को एक कॉल पर सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके पीड़ित को 112 नंबर पर कॉल करना होगा और कॉल आते ही कंप्यूटर खुद से ही पीड़ित के मामले को रजिस्टर करेगा। इसके बाद एक यूनिकोड जनरेट होगा। इसकी जानकारी पीड़ित के मोबाइल पर भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही कॉलर का मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स ERSS के बनाए जाने वाले कंट्रोल रूम में मॉनिटर पर दिखने लगेगा। दरअसल दिल्ली के निर्भया कांड के बाद ही इसके लिए पहल की गई थी और अब इसे धरातल पर उतारने की पहल अंतिम चरण में है। इमरजेंसी नंबर 100, 102 और 103 पर मिलने वाली सारी सहायता अब इमरजेंसी नंबर 112 पर उपलब्ध होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार 112 नंबर पर जब किसी पीड़िता का कॉल आएगा तो उसके पास चंद मिनटों के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल पहुंच जाएगा, जिसमें पुलिस टीम होगी
जो पीड़ित की परेशानियों का निपटारा करेगी। ईआरबी के लिए पहले फेज में 23 मार्च तक 33.97 करोड़ रुपए की लागत से 400 गाड़ियां मिलेंगी, जबकि दूसरे फेज में 883 4 व्हीकल्स और 550 टू व्हीलर उपलब्ध होंगी। ये गाड़ियां मोबाइल डेटा टर्मिनल से लैस होंगी, जो कि जीपीएस की तरह काम करेगा। इसमें एक मॉनिटर लगा होगा जो 3 भाग में काम करेगा। एक भाग में डिस्प्ले होगा जिस पर मैप और जिस जगह से पीड़ित कॉल कर रहा है उसका रास्ता दिखेगा। दूसरे भाग में कॉलर की डिटेल्स होंगी। वो तीसरे हिस्से में एक्शन टेकन रिस्पॉन्स रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। ऐसे में ईआरबी को बेले रोड पर राजवंशी नगर के बिहार पुलिस वायरलेस के कैंपेन में बनाए गए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। इसमें आपको बता दें कि पीड़ितों का कॉल रिसीव करने के लिए 90 महिला पुलिसकर्मियों की टीम हर एक पाली में 24 घंटे 7 दिन काम करेगी और अब तक करीब 86 महिला पुलिसकर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई। कुल मिलाकर तीनों पालियों में पीड़िता का कॉल रिसीव करने के लिए 270 कॉल ट्रेसर महिलाएं उपलब्ध होंगी। इसमें 50% पुलिस से तो बाकी 50% महिलाएं बेल्ट्रॉन से होंगी। सुपरवाइजर के तौर पर 7 पुलिस इंस्पेक्टर और 30 सब इंस्पेक्टर भी रहेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर के पास केस क्लोज करने का अधिकार होगा।